अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है। आज मैं एक पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिन करके आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथ वॉश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है। आपका क्या नाम है? नसीब। कितनी उम्र है आपकी? 45। अच्छा, आपके मुझे सीने का मुआयना करना है, तो इजाज़त है उसकी? जी ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब हम पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन शुरू करते हैं और पेशेंट हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम उसकी जनरल कंडीशन देख लेते हैं। यानी पहले आप देख लें कि पेशेंट अनवेल तो नहीं लग रहा, उसको कोई फ्रेटेंड तो नहीं है, कोई डिस्ट्रेस में तो नहीं है। ठीक है, पहले ये देख लेंगे। फिर उसके बाद आप उसका देखेंगे कि वो कोई ब्रेथलेसनेस के साइंस तो नहीं है, और उसको जो है कोई साइनोसिस तो नज़र नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आप देखें कि पेशेंट जो है वो अंडरवेट है या ओबीज़ है। फिर उसके बाद हम उन कंडीशंस को जो हमें देखने में पता चल जाती हैं और जिनका एसोसिएशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होता है, जैसे मार्फान सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और डॉन सिंड्रोम, या फिर डॉन सिंड्रोम और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन कंडीशन में हमें कार्डियोवैस्कुलर काफ़ी सारी एग्ज़ामिनेशन में फ़िज़िकल फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, पहले हमने वो देख लिया। फिर उसके बाद हम जब शुरू करते हैं तो हैंड से शुरू करेंगे। आपके हैंड एग्ज़ामिन करें और उसमें जो भी एसोसिएटेड फ़ीचर्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के हिसाब से, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अपने हाथ दिखाइए मुझे, ऐसे करिए दोनों हाथ। फिर आप पेशेंट की हैंड्स देखिए। इसमें आप देखेंगे दोनों हाथों में जैसे साइंस ऑफ एनीमिया, यानी कि जो ये इसकी मार्किंग्स हैं, इसमें पेलर तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पेरिफ्री में साइनोसिस देख लेंगे। ठीक है, कोई साइनोसिस नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप स्टेनिंग ऑफ फिंगर्स देख लें, टार की या टोबैको स्मोक की। ठीक है, अगर पेशेंट स्मोकर हो तो उसमें मिल सकती हैं आपको। फिर उसके बाद आपने देखना है डॉर्सम ऑफ हैंड। अगर हम देखें तो इसमें आप क्लबिंग देख लें पेशेंट की। ऐसे आप करिए दोनों यूँ करके ना, जैसे यूँ करिए, नहीं दोनों नाखून मिलाएं, हल्की सी इनके क्लबिंग है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने देखना है, क्लबिंग आपने देख ली। अब जो है आप इनके नेल्स में आपको स्प्लिंटर हेमोरेजेस मिल सकते हैं। स्प्लिंटर हेमोरेजेस क्या होते हैं? लीनियर रेडिश ब्राउन मार्क्स होते हैं जो अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द नेल्स या टो नेल्स में भी मिल सकते हैं, फिंगर नेल्स में भी मिल सकते हैं, और दे आर द फीचर्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड वेस्कुलाइटिस। ठीक है। और इसके अलावा आपको डॉर्सम में अगर आप देखें तो आपको लिपिड के डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ मासेस हो जाते हैं ओवर द एक्सटेंसर टेंडेंस। ठीक है, और ये कहलाते हैं ज़ैंथोमास। ठीक है, तो आप वो देख लें। ज़ैंथोमास जो हैं वो हेरिडिटरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में होते हैं, और जेनेटिक जो है उसकी वजह होती है, वो बहुत उसकी एसोसिएशन है कार्डियोवैस्कुलर यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ से, और प्री मैच्योर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ उसमें हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पामर सरफेस देख लेना है। पामर सरफेस में आप ये जैसे देखें, यहाँ पे कोई रेड कलर के मैक्यूज़ तो नहीं है। मैक्यूज़ क्या होते हैं कि स्किन का कलर सिर्फ चेंज होता है रेडिश, और वो बिल्कुल उभरे हुए नहीं होते, सिर्फ कलर चेंज होता है, उनको हम मैक्यूल कहते हैं। और ऐसे मैक्यूल्स जो अगर आप प्रेस करें तो वो ब्लैंचिंग होते हैं। ठीक है, हाइपोथिनार या थिनार एमिनेंस में हो तो उसको हम कहते हैं जेनवे लीजन्स, और ये जेनवे लीजन्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को। ठीक है, और इसके अलावा यानी ये बिल्कुल नॉन टेंडर होते हैं, और
पैड्स ऑफ फिंगर्स में, यानी कि यहाँ पे अगर नोड्यूल्स हों और वो टेंडर हों, ठीक है, पैड्स ऑफ फिंगर्स या फिंगर टिप्स में, तो उसको हम कहते हैं ऑस्लर्स नोड्स। ऑस्लर्स नोड्स भी आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये हमने हैंड्स इनके देख लिए। अच्छा, जो मैंने टेम्परेचर चेक किया था, टेम्परेचर हम इसलिए चेक करते हैं कि पेरिफ्री में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हुई हुई है तो हाथ बिल्कुल आपको कोल्ड मिलेंगे ना पेरिफ्री में, तो ये इस बात की निशानी होती है कि ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही, यानी कि सर्कुलेशन जो है वो नहीं आ रही है हाथों में। किस में हो सकता है? शॉक में अगर पेशेंट गया हुआ है, या फिर हार्ट फेलियर में। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको पेरिफ्री पेशेंट की बिल्कुल कोल्ड मिलती है। अच्छा, अब जो है हम पेशेंट का फेस देख लेते हैं। फेस में जो एक चीज़ है वो पहले आप देखेंगे साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस। तो अपनी ज़बान बाहर कीजिए। ठीक है, अब इसको ऊपर उठाएं। ठीक है, नीचे देखा मैंने, कोई साइनोसिस नहीं है। या लिप्स में भी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकती है साइनोसिस में, और उसमें जो है अगर कार्डियक फेलियर हो, जिसमें पल्मोनरी एडीमा हो गया हो और ऑक्सीजन जो है वो उसकी एक्सचेंज नहीं हो रही हो प्रॉपर, तो फिर हमको सेंट्रल साइनोसिस मिल सकता है। या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हों जिसमें राइट टू लेफ़्ट शंट होती हैं, उसमें हमें मिल सकता है साइनोसिस। ठीक है, अब आइज़ में आप देखें, ऊपर देखिएगा, एनीमिया हमने देख लिया, नीचे देखिए। ठीक है, टंग हमने देख ली साइनोसिस के लिए। अब एक और चीज़ होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट है, वो है ज़ेंथिलेज़मा। ज़ेंथिलेज़मा क्या होते हैं? येलोइश प्लेक्स होते हैं वेलवेटी, और वो मीडियल कैंथस ऑफ द आइज़ के ऊपर होते हैं, और ये भी जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की निशानी होते हैं। और फ़ौरन कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की, लिपिड प्रोफाइल चेक कराने की ज़रूरत होती है, और ये जो है एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का। ठीक है, अच्छा, ये देख लिया। फिर उसके बाद आइज़ में आप देखें तो आपको कॉर्नियल आर्कस भी दिख सकता है। कॉर्नियल आर्कस क्या होता है? एक येलोइश क्रीमी सर्कुलर लाइन होती है जो आइरिस और कॉर्निया के बीच में होती है, और ये भी हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें फेस में हम ये देख लेंगे। और ये जो क्लबिंग था, क्लबिंग की भी जो कॉजेज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज़, वो क्या होती हैं कि या तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो जिसमें राइट टू लेफ़्ट शंट हो, तो उसमें आपको क्लबिंग दिखती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स कर लिया, फेस में हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम पल्स इसकी पैल्पेट करेंगे, रेडियल पल्स। ठीक है, रेडियल पल्स को पैल्पेट करने का तरीका ये होता है कि आप पेशेंट के रेडियल साइड में अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर रखेंगे। वैसे मैं मुझे आदत है 3 फिंगर्स रखने की, तो आप जो है इसको आप काउंट करेंगे फॉर 15 सेकेंड्स, और इसको फिर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको हार्ट रेट पता चल जाएगा, यानी कि इनका आ रहा है 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसमें आप अगर हार्ट रेट जो है वो 60 से कम आ रहा है तो उसे हमें ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं कि मेडिकेशन ऐसी बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ले रहा है पेशेंट, या फिर इसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, या फिर जो है नॉर्मली प्रोटेक्टिव इन एथलीट्स होता है, या फिर जो है वो कोई SA नोड या AB नोड का डिसफंक्शन हो, उसमें आपको मिल सकता है ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो हार्ट रेट, तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। सबसे कॉमन कॉज होती है साइनस टैकीकार्डिया। उसकी वजह क्या है? या तो पेशेंट को फिजियोलॉजिकल है, यानी कि एक्सरसाइज और एंग्जाइटी में हो जाएगा, एक्सरसाइज में हो जाएगा, या फिर प्रेगनेंसी में होगा, वो भी फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में एनीमिया में आपको हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, थायरोटॉक्सिकोसिस में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है,
तो ये कंडीशन होती है जिसमें जो है आपको पल्स रेट ज़्यादा मिल सकता है। अब हमने पल्स जब पैल्पेट की तो आप उसमें 4 चीज़ें नोट करेंगे। पहला होता है रेट, जो हमने देख लिया, ठीक है, रेट यानी कि रेट ऑफ पल्स पर मिनट, तो वो आपने इस तरह से कर लिया काउंट। फिर उसके बाद आप उसमें देखेंगे रिदम। रिदम का मतलब ये है कि उसका पैटर्न कैसा है, जो पल्स का पैटर्न है वो कैसा है, डिग्री ऑफ पल्स का पैटर्न। तो पैटर्न जो है रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर। रेगुलर जो है अगर साइनस रिदम हो, नॉर्मल साइनस रिदम, आपको रेगुलर पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर जो है कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो आपको इरेगुलर मिल सकता है। इरेगुलर में अगर एक्स्ट्रा सिस्टलीज आ रहे हैं इंटरमिटेंट, तो आपको ना वो रेगुलरली इरेगुलर मिलता है, यानी कि रेगुलर चल रहा है, फिर कुछ देर के बाद इरेगुलर पैटर्न आया, फिर रेगुलर हो गया, फिर रेगुलर पैटर्न आया। तो ये आपको उसमें एक्स्ट्रा सिस्टलीज में मिल रहा होता है, या फिर कम्प्लीटली इरेगुलर है, जब आपने पैल्पेट किया तो कोई पैटर्न ही नहीं है उसका, बिल्कुल ही इरेगुलर है, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन में मिल सकता है, ठीक है। अब आपने उसके बाद वॉल्यूम और कैरेक्टर देखना है। तो पहले हम जब रेडियल पल्स को हम पैल्पेट करेंगे तो दोनों साइड की भी आप देख लेंगे, ठीक है। दोनों साइड की आप इसलिए देखेंगे कोई रेडियल डिले तो नहीं आ रहा है, सही है, वो आपने देख लिया। दोनों साइड की इनकी बराबर हैं। अब आप जो कैरेक्टर और वॉल्यूम है उसको आप ब्रेकियल या कैरोटिड पल्स में देखते हैं, ठीक है, उसको रेडियल पल्स में असेस नहीं करते। तो ब्रेकियल पल्स देखने का तरीका ये है कि ये आप अपने हैंड्स को यहाँ पे कप करें पोस्टीरियर साइड में पेशेंट के, और इससे थंब से आप फील करेंगे मीडियल टू द बाइसेप मसल, ठीक है। और दोनों साइड का आप देख लीजिए, दोनों साइड की इनकी बराबर आ रही हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इनकी कैरोटिड पल्स देखनी है। तो पेशेंट को बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं, परेशान नहीं हो वो, ठीक है। मैं आपके यहाँ पे ज़रा चेक करूँगी गर्दन में, सही है, थोड़ा सा उधर चेहरा कर लें। पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में देखिए, इस तरफ दोनों बराबर हैं। एंटीरियर साइड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में आपने देखना है, और दोनों अब जेंटली आपने प्रेस करना है कि वेगल रिफ्लेक्स ना हो जाए पेशेंट को, और दूसरे दोनों साइड की कभी इकट्ठा नहीं दबानी, वरना तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है। ये आपने देख ली, दोनों साइड की पल्स आपने कंपेयर कर ली। वॉल्यूम जो है वो डिग्री ऑफ एम्पलीट्यूड होता है पल्स का, ठीक है। तो वो आपको फील हो जाता है कि पल्स जो है लो वॉल्यूम है या हाई वॉल्यूम पल्स है। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ पल्स होता है, एक मतलब ये कि उसमें पैटर्न ऑफ वेव फॉर्म पल्स का कैसा है, ठीक है। तो उसमें एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं स्लो राइजिंग पल्स। स्लो राइजिंग पल्स में पहले एम्पलीट्यूड जो है वो पल्स का वो कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होता है, और ये एओर्टिक स्टेनोसिस में होती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक कोलैप्सिंग पल्स होती है जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होती है। उसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप पहले पैल्पेट करें रेडियल पल्स को, ठीक है, और उससे पहले पेशेंट से पूछ लें कि उनको कहीं कंधे में या गर्दन में कहीं दर्द तो नहीं है, ठीक है, आपके दर्द तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसलिए कि ये नहीं हो कि पेशेंट का फ्रोज़न शोल्डर हुआ है और आपने यूं करके हाथ ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो अब इस पल्स को आपने पैल्पेट किया और हाथ को जो है अबव द हेड कर दिया पेशेंट का, तो कोलैप्स होती हुई आपको मिलेगी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की निशानी होती है वो, ठीक है। तो ये उसका कैरेक्टर एक ये हो गया स्लो राइजिंग पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। अब एक होता है पल्सस बिस्फ्रीन्स। बिस्फ्रीन्स का मतलब ये है कि पल्स के एम्पलीट्यूड में दो जो है पीक्स होती हैं, वो बीच में डिस्टिंक्ट उनके एक डिप होती है मिडल। तो ये जो है पल्सस बिस्फ्रीन्स जो है वो अगर
एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन कॉन्कमिटेंटली प्रेजेंट हो तो फिर आपको मिलेगी। और एक दूसरा होता है पल्सस पैराडॉक्सिस। पल्सस पैराडॉक्सिस क्या है? इट इज़ द exaggeration of pulse volume that is increased during expiration and exaggeration of the pulse volume which is decreased during expiration and increased during inspiration। तो pulsus paradoxus इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आप कफ यहाँ पे लगा दें और डिफरेंस देखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नॉर्मली जो है वो लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, लेकिन अगर ये मोर देन 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो दैट इज़ पैथोलॉजिकल। और ये किस में मिल सकता है? आपको कार्डिक टेम्पोनाट में मिल सकता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में मिल सकता है, या फिर एक्यूट सीवियर एस्थमा में मिल सकता है। ठीक है, नॉर्मल यानी कि जो एग्जैजरेशन थी उसकी वेरिएशन जो है वो और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो फिर हमें मिलती है पल्सस पैराडॉक्सिस। तो ये हमने पल्स देख ली। अब जो है ना पेशेंट का आप देखेंगे जुगुलर वेनस प्रेशर। अच्छा, उससे पहले जुगुलर वेनस प्रेशर जो है आप अपना चेहरा उस तरफ कर लें। पेशेंट को आप 45 डिग्रीज़ पे लिटाएंगे जैसे ये हैं, और इसमें आप दूर से देखेंगे कि आपको कोई पल्सेशन तो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यानी ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई पल्सेशन तो नहीं आ रही है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आप टॉर्च भी डाल के देख सकते हैं। इस पेशेंट में कोई जेवीपी रेज नहीं हुआ हुआ। अब जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो हम देख रहे होते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में। इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो डीप टू स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड आती है और थोरैक्स में एंटर होने से पहले वो बिटवीन स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और क्लेविकल के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा जुगुलर वीनस प्रेशर है वो लेस देन 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जो यहाँ पे विजिबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अगर पेशेंट का जेवीपी बढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे पल्स मतलब ये कि यहाँ पे लेवल नज़र आएगा उस पल्सेशन का। ठीक है, और उस लेवल अपर लेवल आप देख लें और उसको आप मेजर कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे स्टर्नल एंगल में एक स्केल रखें। अच्छा, हम इसको मेजर इस तरह से करते हैं रफली कि स्टर्नल एंगल में आपने एक स्केल रख दिया और अगर फ़र्ज़ करें आपको यहाँ पे पल्सेशन का अपर लेवल नज़र आ रहा है तो आप पेंसिल को, ये सेंटीमीटर का साइड है स्केल के, तो आप पेंसिल से यहाँ पे रख के इसको मेजर कर लें। ये आ रहा है तकरीबन 4 सेंटीमीटर्स। तो अगर 3 सेंटीमीटर से अबव आ रहा होता है तो जेवीपी रेज्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये मालूम कर लिया कि जेवीपी रेज्ड है। अब जेवीपी रेज्ड होने की क्या वजूहत होती हैं? सबसे पहली तो ये है कि कार्डियक फेलियर हो। ठीक है, साथ कार्डियक फेलियर में हो सकता है जेवीपी रेज। फिर उसके बाद आपको मिल सकता है कार्डियक टेम्पोनाट में, आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिल सकता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में मिल सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन में मिल सकता है, और आपको जो है वो अगर सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी आपको जेवीपी रेज्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने जुगुलर वीनस प्रेशर नोट कर लिया पेशेंट का। अगर पेशेंट आया आपके पास और ब्रेथलेस है और उसको जेवीपी रेज्ड है तो पहला यही होता है कि कार्डियक फेलियर होगा। आप ऑस्कल्टेट करके देखें तो आपको बेसल क्रेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जेवीपी के बाद हम ब्लड प्रेशर नोट कर लेते हैं। ठीक है, आप चेहरा ऐसे कर लें। पहला साउंड 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आया, यानी कि 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक, और जहाँ पे डिसअपियर होता है वो 80 है, तो 120/80। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस जैसे आपको पता होगा कि चेंज हो गई हैं, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है ना वो 120/80 से कम हो तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर 120 to 129 है तो ये एलिवेटेड है, साथ में लेस देन 80 भी अगर हो तो ये एलिवेटेड है। ठीक है, और 130 और 80 to 89 इज़ स्टेज 1 ब्लड प्रेशर, 130 to 139
जो है वो स्टेज 1 है, और मोर देन 140 या इक्वल टू 140 एंड मोर देन 90 इज स्टेज 2। ठीक है, अब ये याद रखें, अब नई गाइडलाइंस जो हैं वो हाइपरटेंशन की ये हैं, यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दोनों ने अपनी गाइडलाइंस चेंज कर दी हैं। ठीक है, तो ये आपने ब्लड प्रेशर देख लिया। अब इसके बाद हम प्रीकॉर्डियम के एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, प्रीकॉर्डियम जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल दैट इज़ ओवरलाइंग द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल। तो इसके लिए हम पहले फुट एंड में जाके देख लेते हैं पेशेंट को। अच्छा, इस पेशेंट को ना काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे आप ये देख रहे होंगे कि इनको एक ड्रेसिंग भी लगी हुई है, तो उसको एक प्लूरोक्यूटेनियस फिस्टूला बना हुआ है। इनका जो है वो अनहीलिंग एम्पायमा हो गया था, उसकी वजह से इनका लंग कोलैप्स है, तो आपको काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रहा है राइट साइड का चेस्ट। ठीक है, हमें प्रीकॉर्डियम देखनी है। लेफ़्ट साइड पे आप देखिए प्रीकॉर्डियम, यहाँ पे कोई एसिमेट्री या चेस्ट की जो है वो डिफॉर्मिटी देख लें, कोई प्रीवियस सर्जरी के स्कार्स देख लीजिए, स्टर्नोटमी वगैरह, और इसके अलावा कोई बल्ज तो नहीं है, और चेस्ट की डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, तो डिफॉर्मिटीज़ जो है ना चेस्ट की दो तरह की हो सकती हैं। एक तो पेक्टस एक्सकवेटम। पेक्टस एक्सकवेटम क्या होता है कि पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, तो फनल शेप चेस्ट हो जाता है, वो एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है। दूसरे पेक्टस एक्सकवेटम हो सकता है, पेक्टस कैरिनेटम हो सकता है, जिसे हम कहते हैं पिजन ब्रेस्ट। और पिजन चेस्ट जो होता है वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टर्नम होती है। ठीक है, और वो किस में हो सकती है? अगर चाइल्डहुड एस्थमा हो, या फिर COPD हो, जिसमें बैरल शेप चेस्ट हो जाता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई आपकी दो डिफॉर्मिटीज़ चेस्ट की। दूसरे, आप कोई भी मिड लाइन स्टर्नोटमी स्कार अगर है तो नोट कर लें, वो इसकी निशानी है कि या तो बाईपास सर्जरी हुई है, कॉर्नियल आर्टरी बाईपास सर्जरी, या फिर वेल्व रिप्लेसमेंट हुई है पेशेंट की, या फिर अगर अंडर द मेमोरी ग्लैंड कोई स्कार है तो वो मिट्रल वल्वोटमी का, या फिर ट्रांसथोरेसिक एओर्टिक वेल्व अगर रिप्लेस किया हुआ हो, इम्प्लांट किया हुआ हो, तो उसका होता है। और अगर यहाँ पे कोई इंफ्राक्लेविकुलर आपको कोई बल्ज नज़र आ रहा है तो वो इम्प्लांटेशन ऑफ फिब्रिलेटर या इम्प्लांटेशन ऑफ कार्डियक पेसमेकर की वजह से हो सकता है। ठीक है, इनके काफ़ी सारी ये जो वेन्स हैं ना वो प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रही हैं, ये सब इनकी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ की वजह से हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने चेस्ट में ये सब आपने देख लिया। अब जो है आप पैल्पेट करेंगे। ठीक है, पैल्पेशन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने अपेक्स बीट देखनी है। तो अपेक्स बीट क्या होती है? अपेक्स बीट या कार्डियक इम्पल्स। कार्डियक इम्पल्स जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्राइकिंग द चेस्ट वॉल। ठीक है, तो उसकी वजह से एक इम्पल्स आती है जो स्किन में ट्रांसमिट होती है, तो उसको आप पैल्पेट कर सकते हैं। उस कार्डियक इम्पल्स का मोस्ट इंफीरियर एंड लेटरल पोर्शन एट विच इट इज़ फेल्ट इट इज़ नोन एज अपेक्स बीट। ठीक है, नॉर्मली जो अपेक्स बीट है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन आपको डिस्प्लेस भी मिल सकती है। तो उसको फील करने का या देखने का तरीका ये है कि आप पूरा हाथ अपना प्रीकॉर्डियम में ऐसे करके रख दें, जस्ट टू लोकलाइज द अपेक्स बीट। ठीक है, फिर उसके बाद उंगली से आप इसको फाइंड आउट करें कि कौन से पोर्शन में अपेक्स बीट जो है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने लोकलाइज़ किया इनकी। अब जो है इसको आप देखेंगे, पहले आपने इसको लोकलाइज़ कर लिया, अब इसको आप देखें कि है कहाँ। तो बिलो द क्लेविकल इज़ द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ।
ठीक है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, और ये है मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन से थोड़ा सा मीडियल नॉर्मली ये आपको मिल रही है एपेक्स बीट। ठीक है, अब ये एपेक्स बीट आपने देख ली, फाइंड आउट कर ली। अब जो है आप कोई भी हीव देखने के लिए क्या करेंगे, हील ऑफ योर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, ऐसे आप रखें। हीव क्या है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड फील हो जाए, दैट इज़ अ हीव, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और ये लेफ़्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में आपको मिलती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी देख लें, कोई पैल्पेबल थ्रिल वगैरह तो नहीं है। इधर देख लिया आपने, इधर देख लें, यहाँ पे देख लें। पैल्पेबल मर्मर यानी कि थ्रिल जिसे हम कहते हैं, थ्रिल आप देख लेंगे तो थ्रिल आपको यहाँ पे मिल सकती है, इधर मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है हमने पैल्पेशन भी कर ली, अब हम करेंगे ऑस्कल्टेट हार्ट साउंड्स। अच्छा, हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करने के लिए आप डायफ्राम से जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो होते हैं उनको आप असेस करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो हैं वो आप बेल से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एरिया क्या हैं पैल्पेट करने के लिए। चारों एरियाज़ देखें, पहले जहाँ पे हमने अपेक्स बीट लिया था ना, तो वो मिट्रल एरिया होता है। ठीक है, सबसे पहले आप मिट्रल एरिया को हम करते हैं, अभी उसमें सुनते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो है लेफ़्ट एक्सटर्नल लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे मिट्रल एरिया, सॉरी ट्राइकस्पिड एरिया है। ठीक है, फिर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड इज़ एओर्टिक एरिया, और इसी के अपोजिट ऑन द लेफ़्ट इंटरकॉस्टल स्पेस सेकंड इज़ द पल्मोनरी एरिया। ठीक है, तो आप पहले ऑस्कल्टेट करने से पहले आपने असेस करना है कि S1 कौन सा है और S2 कौन सा है। S1 और S2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपने हार्ट साउंड सुनने हैं, और इधर आपने कैरोटिड पल्स को वो करना है, पैल्पेट करना है। जो कैरोटिड पल्स के जो उसकी अप स्ट्रोक है उसके साथ जो साउंड आता है ना, वो S1 होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व के क्लोजर की वजह से। ठीक है, और उसके बाद जो साउंड आता है, यानी कि आपने कैरोटिड पैल्पेट की और उसके फ़ौरन साथ S1 आ गया, और जो उसको फॉलो करेगा लेटर वो सेकंड हार्ट साउंड होगा। और सेकंड हार्ट साउंड जो है वो क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व की वजह से होता है। ठीक है, तो पहले आप ये असेस कर लें। ट्राइकस्पिड एरिया देखें, फिर आप एओर्टिक एरिया देख लें, फिर आप जो है वो पल्मोनरी एरिया। ठीक है, तो एक साउंड जो है वो मुझे बिल्कुल अप स्ट्रोक जो है वो कैरोटिड के पल्स के साथ आ रहा है, लब वाला, वो है फर्स्ट हार्ट साउंड, और उसके बाद जो आ रहा है वो है सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आप ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए आपने लिया, यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। अब जो है आप लो फ्रीक्वेंसी के लिए बेल से देख लेंगे। ये आपने देखा। अच्छा, फिर उसके बाद आप पेशेंट को जो है उस तरफ करवट दिला के बेल से आप मिट्रल एरिया को अगर आप करें तो आपको जो मिट्रल स्टेनोसिस का मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है ना, वो साफ सुनाई देता है, तो अगर हो तो। ठीक है, आप थोड़ी उधर की करवट ले लीजिए जी। ठीक है, सीधे हो जाए।
ठीक है, अब आपने ये साउंड्स देख लिए। मिट्रल स्टेनोसिस के लिए आपने लेफ़्ट साइड पे रोल करवा देना पेशेंट को। फिर उसके बाद आप कोई भी अगर हार्ट साउंड जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है ना, जैसे कैरोटिड में जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको डायफ्राम से सुनेंगे, और कैरोटिड ब्रूई भी आप डायफ्राम से सुनेंगे, दोनों साइड पे। पहले एक कर लेते हैं। ठीक है, इनके कोई ट्रांसमिटेड मरमर नहीं है, यानी अगर एओर्टिक के अलावा आप एक्जिला को भी आपने सुन लेना है। ठीक है, एक्जिला में अब उसके बाद आप पेशेंट को बिठाएं। आप बैठ जाइए ज़रा। अच्छा, बैठ के आप थोड़ा सा आगे झुकिए, बस ऐसे। हाँ, अब आपने सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ़्ट साइड, आप सांस लें गहरा, बाहर निकालें, रोक लें। ठीक है, ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन का जो मरमर है ना, वो आप सुन सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए लेट जाइए। अच्छा, जब आपने ये मरमर आप जब हार्ट साउंड्स आप सुन रहे हैं तो पहले उनका ड्यूरेशन देखिए। पहले आप ये वो करिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कौन सा पीरियड है, यानी कि S1 और S2 के बीच में जो इंटरवल है उसको हम सिस्टली है वो, और जो S2 और S1 के बीच में है वो डायस्टली है। तो जब आप मरमर सुनेंगे तो आप फिर उसको टाइम करें। अगर S1 और S2 के बीच में आ रहा है तो सिस्टोलिक मरमर है, और अगर S2 और S1 के बीच में आ रहा है तो डायस्टोलिक मरमर है। अगर S1 के साथ ही मरमर शुरू हो जाए तो वो इजेक्शन सिस्टोलिक कहलाता है, और अगर आपको पहले S1 सुनाई दे उसके बाद मरमर शुरू हो और फिर एक गैप हो तो फिर ये मिड डायस्टोलिक होता है। और हो सकता है कि पूरे सिस्टली में ही जो है S1 से लेके S2 तक आपको मरमर सुनाई दे रहा है तो वो पैन सिस्टोलिक होता है। इसी तरह डायस्टली में अर्ली डायस्टोलिक आपको फ़ौरन जैसे ही S2 शुरू हुआ आपको सुनाई देने लगा एक गैप के बाद S1 से पहले, तो वो अर्ली डायस्टोलिक है। अगर पूरे डायस्टोलिक पीरियड में आपको सुनाई दे रहा है तो उसको हॉलो डायस्टोलिक मरमर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इनकी टाइम, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, इंटेंसिटी ये सब्जेक्टिव होते हैं, तो लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए। और अच्छा, फिर उसके बाद आप ना इनका बैक का भी एग्ज़ामिन कर लें। बैक, आप थोड़ा सा बैठ जाइए प्लीज़। सेशन या आपको कुछ ऐसी चीज़ एबनॉर्मल नज़र नहीं आ रही है, और फिर जो है आप इनका सैक्रल एडिमा देख सकते हैं यहाँ पे सैक्रल बोन पे, और फिर आप इनको ऑस्कल्टेट कर लीजिए। लंबा सांस लें। ठीक है, लेट जाइए। अच्छा, दूसरे एक इम्पॉर्टेंट होता है पैर में, आप देखेंगे एडिमा। ठीक है, जो कार्डियक फेलियर में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने प्रेस किया थंब से थोड़ी देर, कोई पिचिंग नहीं हो रही, नहीं कोई एडिमा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मिड स्टर्नोटमी स्कार देखा था तो हो सकता है इसको बाईपास हुआ हो, तो यहाँ पे सिफिलिस वेन का आपको स्कार मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने सीने के एग्ज़ामिनेशन की इजाज़त दी। अब आप कमीज़ पहन सकते हैं। इस तरह से हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्ज़ामिनेशन जो है कंप्लीट कर लिया। अब आप सुन के मुझे प्लीज़ बताइएगा कुछ हेल्पफुल है आपको या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।